हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष क्लास 10th का सेकेंड लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सेकेंड पार्ट लेकर जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। तो चलिए जानते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। आज विशेष रूप से हम साम्यवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में समाजवाद से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थे और साथ साथ जो विचारधाराएं थी वो टोटल चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज विशेष रूप से हम लोग जानेंगे साम्यवाद के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि साम्यवाद का तात्पर्य क्या है। तो आपको जवाब देना है कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें विशेष रूप से किसान और श्रमिकों को शामिल किया जाता है और किसान और श्रमिकों को विशेष छूट प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने जीवन की स्वतंत्रता को लेकर जो है एक व्यक्तिता को जारी कर सके। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत यह भी अधिकार दिया गया कि किसान अगर अपने खेतों में कोई फसल लगाया हुआ है तो अपने मन मुताबिक फसल लगा सकता है, और दूसरी बात यह कि अपने अनाजों को संरक्षित भी रख सकता है या उसे मन के अनुसार बेच भी सकता है। दूसरे अर्थों में अगर देखें तो जो श्रमिक है, श्रमिक को भी यह हिदायत या एक तरह से स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह अपने मन मुताबिक किसी कंपनी में कार्य करेगा, और दूसरी बात यह कि अपने समयानुसार अर्थात जो समय सारणी को बनाया गया है उस समय सारणी को मूलभूत के रूप में माना गया है। यह भी आपको बता दें कि इसके अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यह भी कवर किया गया है और बताया गया है कि श्रमिक को एक नियमित समय है उसी के अनुसार करना है। जैसे मान लीजिए 8 घंटा काम करना है तो उसके अनुसार उसको पेमेंट मिलना चाहिए, 12 घंटा कर रहे हैं तो 12 घंटा के अनुसार पेमेंट मिलना चाहिए। तो यह बातों को स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात हम दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं कि साम्यवाद समाजवाद का ही एक मूलभूत रूप है। तो यहां से देख लिए, लेकिन साम्यवाद की शुरुआत कैसे हुई, इसका क्या इतिहास है और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके पीछे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बताएंगे एक क्रांति, और उस क्रांति के जानने के बाद जब उस क्रांति के बारे में जान लेते हैं तो वहां से आपको समाजवादी जो एक तरह से साम्यवादी जो रूप है वो आसानी से जो है उसको समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति, देखिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब बताएंगे कि कारण क्या है इसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बन रही है, तब आपको आसानी से जो है ये चीजें जितने भी इसके अंतर्गत शामिल है वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आप समाजवाद के बारे में नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए इसे नवंबर में हुआ था तो इसलिए नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पुराने कैलेंडर, एक कैलेंडर आपको ध्यान रखना है, पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को यह क्रांति हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि इसे नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं और इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब देख लीजिए, एक युद्ध जिसे कई नामों से जाना जाता है, नवंबर क्रांति, इसके बाद रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब सोचिए क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ आपको देखना है कि यह क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई थी। तो शासनकाल आपको याद रखना है कि जो शासक थे उस समय, शासक की अगर हम बात करें तो शासक के रूप में जार निकोलस द्वितीय थे, यानी जार निकोलस द्वितीय थे, उन्हीं के शासनकाल में यह क्रांति हुई थी। आपको यह भी बता दें विद्यार्थी कि इसमें जो 7 नवंबर जो नए कैलेंडर पुराने कैलेंडर, ये चीज आपको नहीं समझ में आया होगा। आपको बता दें कि रूस में 2 कैलेंडर था। एक कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर, यानी जूलियन कैलेंडर, और एक का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देख लीजिए विद्यार्थी, यहां पर जूलियन जो कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर जो हम लोग के प्रस्तुति में था, तो आपको बता देते हैं कि ये पुराना कैलेंडर था और ग्रेगोरियन कैलेंडर नया कैलेंडर था। अर्थात इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी था कि जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे था, यानी 13 डेज आगे था। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए 7 नवंबर को ये हुआ है तो पुराने में आएंगे तो 13 दिन कम करेंगे तो 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, आसानी से जो है याद कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग जानेंगे
कि रूसी क्रांति का क्या व्यापक प्रभाव पड़ा। अब देखिए यहाँ रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि साम्यवाद के साथ साथ सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। अभी साम्यवाद क्या है अभी बताएं आपको, कि किसानों और श्रमिकों को विशेष छूट प्रदान करना। यहां देखिए विद्यार्थी, इसके साथ साथ क्या किया गया कि सर्वहारा वर्ग। अब देखिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आपको इसका जवाब देना है कि सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, श्रमिक तथा अन्य आम गरीब लोग जो है शामिल होते हैं। तो इसे सर्वहारा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ये क्या हुआ कि दोनों को प्रभावित किया, यानी साम्यवाद को भी प्रभावित किया और साथ साथ इसे भी प्रभावित किया। यानी रूसी क्रांति का ही देन था जो कि इसको बढ़ावा देने में अपना काफी योगदान था। श्रमिक और किसानों को, यहां देखिए किसान, श्रमिक और आम जो गरीब लोग थे उनके लिए कहा जा रहा है। अब आइए इसके बाद रूसी क्रांति के प्रमुख कारण, कुछ कारण हैं जहां से हम लोग जानेंगे रूसी क्रांति का प्रादुर्भाव जहां से हुआ था। विद्यार्थी याद रखना है कि पहला जो कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। अब देखिए जार किसे कहते हैं, जार आपको याद रखना है कि रूस के सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं, रूस के जो सम्राट यानी राजा जो है उन्हीं को क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। तो वो जो जार थे यानी सम्राट थे, उनकी निरंकुशता यानी किसी के अंकुश में वो काम नहीं करेंगे, वो अपने मन मुताबिक करेंगे। कोई भी मंत्री सलाह देता है उसको नहीं करेंगे, हाँ गलत सलाह देता है तो उसमें कर सकते हैं अपने लाभ के लिए। एवं अयोग्य शासन थे, यानी इनका शासन व्यवस्था अयोग्य था, ये राजा बनने के लायक नहीं थे। कौन, तो जार निकोलस तृतीय, क्योंकि उनके शासनकाल में जो है यह क्रांति की भावनाओं को देखने को मिला था। अब आगे बढ़िए, एक यहाँ पॉइंट कि 1917 से पूर्व की अगर बात करें तो रोमनो वंश का शासन था। आज जो रोमनो वंश था एकदम समझिए कि निरंकुशता पर टिका हुआ था, वो निरंकुश शासन व्यवस्थाओं को ही चलाता था। यहां देखिए दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति। दूसरा क्या है, कृषकों की दयनीय स्थिति, यानी जो कृषक समाज था उसकी काफी दयनीय स्थिति थी। आपको बता दें कि 1861 ईस्वी में जार यानी सम्राट, जार का मतलब सम्राट यानी शासक, अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया कि उनके द्वारा कृषि दासता को समाप्त कर दिया गया था। एक प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसलिए हम पॉइंट लिखे हैं। 1861 में क्या हुआ था, तो रूस में कृषि दास प्रथा का खात्मा किया गया था, अंत किया गया। यानी पहले क्या होता था कि दास रहते थे, कृषक के रूप में वही काम करते थे, तो यहां पर उसकी समाप्ति कर दी गई। लेकिन समाप्ति के बाद भी देखा जाए तो कृषकों की दयनीय स्थिति थी। आपको बता दें कि जो रूस में खेत होते थे काफी छोटे छोटे होते थे, काफी करों से बोझ से दबे होते थे और संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं थे राजा से किसान वहां के। अब तीसरा है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूर जो थे काफी दयनीय स्थिति में अपनी व्यतितता को जो है व्यक्त कर रहे थे। आपको बता दें कि मजदूरों की दयनीय स्थिति होने के पीछे कई कारण था। पहला तो कारण यह है कि उन लोगों को पेमेंट कम दिया जाता था। दूसरे कारण के अंतर्गत आते हैं तो काम अधिक लिया जाता था, यानी अधिक घंटे तो काम करना पड़ता था। मार्क्स ने खुद अपना इस पर विचार किए हैं मजदूरों के बीच में। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स जो है मजदूर के विषय में काफी सोचते थे और मजदूर के विषय में काफी कार्यों को क्रियान्वित भी किए हैं। ये मार्क्स बोले हैं अपने शब्दों में कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। यानी ये बातें जो बोले हैं काफी सही चित्रण करने के रूप में हो रहा है। यानी कह रहे हैं ये मार्क्स कि मजदूरों के पास जो सिवाय है जितनी चीजें हैं वो खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खुद खोए हुए हैं। तो इस बात को स्पष्टीकरण मार्क्स ने कहे, कथन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। चौथा नंबर पर आ जाइए, चौथा नंबर दिया औद्योगिकरण की समस्या। देखिए औद्योगिकरण की भी समस्या थी। औद्योगिकरण की समस्या कैसे थी विद्यार्थी, तो आपको याद रखना है कि उद्योग धंधा काफी ठप हुआ है, यानी कि उद्योगों की कोई एक प्रसारित जो स्थिति थी वो नहीं थी। तो इस वजह से जो है यहाँ स्थितियां गंभीर बनी हुई थी। आप यहाँ पर चीजें याद कर सकते हैं कि वहां औद्योगिक तंत्र बेहतर नहीं था, दूसरे देशों से सामान को मंगाया जाता था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यानी चौथा पॉइंट में हम लोग याद कर सकते हैं। पांचवा है रूसीकरण की नीति। अब देखिए रूसीकरण की नीति सबसे महत्वपूर्ण है। रूसीकरण की नीति में क्या होता है कि रूस के जो जार हैं यानी शासक हैं, उन्होंने क्या करते हैं कि जो अलग अलग जाति है जैसे स्लाव, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि जो जाति थी, उस जाति के भाषा यानी उन लोग जाति के जो लोग थे भाषा, संस्कृति और अलग अलग भिन्न भिन्न था उन लोग का। यानी उनकी अलग अलग भाषा, संस्कृति और सामाजिक जो गतिविधि थी बिल्कुल भिन्न थी। लेकिन ये जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय, वो क्या करते हैं कि रूसी भाषा को मान्यता देते हैं, कहते हैं कि रूसी भाषा ही बोलना है।
रूसी संस्कृति में रहना है, रूसी सामाजिकता को अपनाना है, रूसी और अन्य प्रक्रियाओं को अपनाना है। इन बातों को स्पष्टीकरण जो है कर देते हैं। और होता है क्या यहाँ पर कि जैसे ही इसको थोपने का काम करते हैं, उसी बीच क्या होता है कि 1863 में 1863 में पोल यानी कि पोल जाति जो है, पोल जाति ने सर्वप्रथम विद्रोह कर दिया। और यहीं से देखिए ये सब क्रांति का एक प्रारूप माना जाता है। कोई भी क्रांति होता है उसके पीछे कारण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वही काम यहाँ है। विदेशी घटनाओं की अगर हम बात करें तो विदेशी घटनाओं में भी दो घटनाएं सामने उपस्थित होती हैं। वो दो घटनाएं हैं आपका पहला क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध 1853 से लेकर 54 के बीच हुआ था, कहीं कहीं 53 से 56 देता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 53 से 54 के बीच हुआ था। और ये विद्यार्थी आपको याद रखना है कि क्रीमिया का युद्ध रूस और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस के साथ कई देश शामिल थे, जैसे कि फ्रांस के साथ हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन, सार्डिनिया जो इटली का क्षेत्र था वो भी शामिल था उसमें। ऐसे रूस जो है हार गया, और इस युद्ध में जब रूस हार गया तो रूस के जो जनता थी, जो रूस के सैनिक थे, वो लोग जान गए कि बस कीजिए, इसमें दम नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है कि हम एक बड़े राष्ट्र के रूप में हैं। अब वहां के लोगों को काफी एक तरह से क्षति भी पहुंची, काफी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा था। तो ये स्थिति देखने को मिली थी। अब आइए सेकेंड जो घटनाएं हम लोग के समक्ष उपस्थित हुई थी वो है जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। ये क्रांति काफी प्रभावी रूप से सामने आई। हम कह सकते हैं कि यही क्रांति थी जो रूसीकरण को मार्ग प्रशस्त करने में अपना काफी योगदान दिया था। 1905 में क्या हुआ कि रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, और एक छोटा सा देश, एशिया का सबसे छोटा देश जो जापान था, वो रूस को हरा दिया। सोचिए इतना बड़ा, जिसके पास प्रथम विश्व युद्ध में 15 लाख सैनिक थे, और उसको हरा दिया। हराने के बाद आपको पता है क्या हुआ? हारने के बाद जब रूस के सैनिक फटे हुए हाल में जब आते हैं अपने देश, और आते समय उनकी स्थिति दयनीय होती है, और उनके गार्जियन जो है क्या करते हैं कि 9 जनवरी 1905 को ये दिमाग में डेट बैठा लीजिए। होता है क्या कि अपनी दुख दर्द को लेकर सीधे जार जो सम्राट है उनके एक महल था सेंट पीटर्सबर्ग, उस महल के तरफ ये 7 बजे के करीब सुबह की बात है, मॉर्निंग की टाइम की बात है, जहां ये लोग जा रहे हैं। और जाते समय यही लोग नारा दे रहे थे कि रोटी दो, यानी हम लोग को भोजन चाहिए, क्योंकि अब तो स्थिति गंभीर थी, यहाँ रूस भी हार चुका था। अब आपको बता देते हैं कि 1905 में 9 जनवरी की बात है, और ये लोग रोटी दो के नारे के साथ जब जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग जो महल है, राजा का एक महल था, सम्राट का महल था, जार का महल था। जैसे ही वहां जाते हैं, उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो राजा के सैनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उन पर गोलियां बरसा देते हैं। आज जैसे गोली बरसाते हैं तो हजारों की संख्या में लोगों की हत्या हो जाती है, मानो ऐसा कि खून की एक नदी बह रही हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। आपको बता दें कि यह निर्मम घटना सिर्फ और सिर्फ रूस में ही नहीं प्रसारित हुई, बल्कि हम आपको बता देते हैं कि इसका निंदनीय घटना को जो है पूरे विश्व में फैलाया गया। और उस दिन रविवार था, इसीलिए उसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। खून की एक तरह से काफी प्रवाह हुआ था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो देख लीजिए 9 जनवरी 1905 को किस नाम से जानते हैं विद्यार्थी? खूनी रविवार, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें यहां तक आपको तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए खूनी रविवार की घटना के बाद क्या होता है कि काफी लोगों में आक्रोशता देखी जाती है, और इस आक्रोशता के बाद होता है क्या कि आक्रोशता के बाद 1905 में ही, यानी जो वर्ष आप देख रहे हैं क्रांति जिस वर्ष हुआ है 1905 में, होता है क्या कि ड्यूमा की स्थापना की जाती है। अब ये ड्यूमा क्या है विद्यार्थी? ड्यूमा आपको बता दें, ये संसद यानी रूसी संसद का ये नाम है। ड्यूमा रूसी संसद का नाम है, उसी वर्ष इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसकी स्थापना की गई थी इसलिए कि ताकि शासन तंत्रीय जो व्यवस्था है उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। फिर 1906 में, एक वर्ष बाद 1906 में आपको बता देते हैं कि इसे एक तरह से निरादर के रूप में हटा दिया जाता है और फिर राजतंत्रीय शासन ला दिया जाता है। तो वैसे फिर एक प्रादुर्भाव की स्थिति देखने को मिलता है। विदेशी घटनाओं के बाद अब हम लोग जानेंगे 7वां नंबर के रूप में कारण क्या है।
तो देखिए 7वां नंबर के रूप में कारण कहा है कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। यानी 7वां नंबर ये भी कारण के रूप में था कि जैसे ही मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को जब अपनाने लगे और इसका जैसे ही प्रभाव पड़ा और बुद्धिजीवियों का योगदान हुआ तो उसका प्रभाव पड़ा काफी अधिक रूप में। अब देखिए यहां देखिए लियो टॉलस्टॉय जिन्होंने रचना किए थे वार एंड पीस, यानी वार मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति, यानी कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए? तो लियो टॉलस्टॉय। आपको बता दें कि गांधी जी के जीवन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो लियो टॉलस्टॉय का था। यह भी आपको बता दें कि लियो टॉलस्टॉय रूस में जो मार्क्सवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिए थे, काफी इनका योगदान था। इसके बाद दोस्तोवस्की, तुर्गेनेव आदि का भी रूस में काफी योगदान था। आपको बता दें कि रूस का पहला साम्यवादी नेता, यानी रूस का पहला साम्यवादी नेता जो था जिसका नाम था प्लेखनोवा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के एग्जाम जो है उसमें कई बार एक क्वेश्चन जो है दे दिया गया है। तो प्लेखनोवा पहला साम्यवादी नेता बनता है और उसने क्या करता है हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको। पहला तो काम करता है 1893 ईस्वी में। देखिए 1893 ईस्वी में क्या करता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन करता है। ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन करता है। 1901 में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन करता है। ये दो पार्टी जो कार्यरत अपने कामों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 1903 में क्या होता है विद्यार्थी, यहीं से मेन जड़ माना जाता है रूसी क्रांति का। अब देखिए कैसे क्या होता है, ये चार्ट आपको समझना है। चार्ट अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से जो है आप याद कर सकते हैं। देखिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको दो भाग में बांट दिया जाता है 1903 में। 1903 में कितने भागों में? दो भागों में। एक तो बहुमत दल वाला पार्टी बना दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बोल्शेविक पार्टी, यानी बोल्शेविक दल। अब देखिए कई बार प्रश्न है कि बोल्शेविक दल किसे कहते हैं, तो जो बहुमत में हो, यानी जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था जो प्लेखनोवा ने स्टार्ट किया था, उस पार्टी में एक बोल्शेविक यानी बहुमत वाला था और एक अल्पमत में था जिसे मेंशेविक कहा जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुमत में जो थे सबसे अधिक वो सर्वहारा वर्ग को मानते थे, यानी सर्वहारा वर्ग का मतलब किसान, श्रमिक और आम लोग। बस ये चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए अल्पमत यानी मेंशेविक का मतलब मध्यम वर्गीय, यानी मध्यम वर्गीय लोगों को शामिल किया गया था। ये 7वां नंबर टाइप था। यहां से दो भागों में विभक्त होता है जहां से क्रांति की प्रारूप देखा जाता है। अब अंतिम कारण के रूप में जानेंगे तत्कालिक कारण, यानी क्या कारण था जहां से वो युद्ध की प्रारंभिक दौर देखी गई। तो देखिए तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यानी तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आप बताइए कि पहली बार जो है प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो जिसका डेट क्या है हमको पता है, आपको याद होगा कि 1914 से लेकर 1918 के बीच युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ये भी आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो गुटों के बीच हुआ था, एक तो ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरा जो है आपका मित्र राष्ट्र, यानी ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो देखिए यहाँ रूस क्या करता है, रूस जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से अपना भागीदारी निभाता है। माना जाता है कि रूस उस समय 15 लाख सैनिक रखा था अपने पास। सोचिए सैनिक तो था लेकिन उसे एक निर्वहन करना, कैसे लेकर चलना है, वो चीजें उसके पास नहीं था। कारण यह भी देखने को मिला था। युद्ध में क्या होता है कि सेना का कमान जार निकोलस द्वितीय संभालता है। युद्ध में कहता है कि सेना का कमान जो रूसी तरफ से है वो जार निकोलस द्वितीय ही संभाल लेता है, कहता है कि हम संभालेंगे। अब होता है क्या कि जैसा ही संभाल लेता है, उसके संभालने के बाद उसकी पत्नी जो है जरीना और उसके एक गुरु थे जो पादरी थे राष्ट्रपुतिन, ये दो नाम याद रखिए, एक राष्ट्रपुतिन और एक जरीना। जरीना उसकी क्या थी? पत्नी थी। अब ये जरीना है और राष्ट्रपुतिन है, इन दोनों ने क्या करता है कि पूरे रूसी शासन व्यवस्था को चलाने लगते हैं। इधर तो युद्ध में वो है, इधर शासन व्यवस्था ये चला रहे हैं। अब लोगों को लगने लगा कि ये लग रहा है कि झूठ मूठ को हम लोग को बुद्धू बना रहे हैं। अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि इसी के प्रभाव से जो जरीना और राष्ट्रपुतिन चला रहे थे उसको खत्म करने के लिए मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत होता है। अभी मार्च की क्रांति हो जाती है। अब देखिए रूस में आप कहिएगा कि क्या सर एक ही क्रांति हुआ था? नहीं,
तीन तीन क्रांतियां देखने को मिली थी। एक तो 1905 में हम लोग देखे थे 9 जनवरी वाला जो खूनी रविवार था, वो छोटा क्रांति के रूप में था। फिर दूसरा नंबर यहाँ मार्च में जानेंगे, 7 मार्च को हुआ था। एक जो हुआ था अंतिम रूप से यानी 7 मार्च 1917 को हुआ था, और एक 7 नवंबर 1917 को हुआ था। तो ये 3 हो गया, ये तीनों के बारे में। तो दूसरा में हम लोग जानेंगे मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र क्रांति। देखिए होता है क्या कि 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद एक जगह है, रूस में जगह का नाम है, इसे वर्तमान में अभी जाइएगा वहां पर रूस में, तो वहां नामवा का रख दिया गया कि लेनिनवाद, यानी लेनिन के विषय में कहा गया। लेनिन व्यक्तित्व में अपना काफी योगदान दिया था, तो उसी के बाद लेनिन के बारे में आपको पढ़ाएंगे अभी इसके बाद तुरंत। अब देखिए वर्तमान में लेनिनवाद जो जगह है उसी को बोला जाता है पेट्रोग्राद। कि सड़कों पर क्या होता है कि किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन किया, यानी किसके विरुद्ध? जरीना और राजपूती। कहने लगा कि तो गलत चीज है। इस तरह पराजय भी हो चुका था, तो पराजय के बाद ये लोग हटाना चाहता था। अब देखिए यहाँ क्या होता है, स्थिति ये बनती है कि रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करता हूं। इसके साथ 8 मार्च 1917 यहाँ कर लीजिए, ये 1917 की बात है। और 1917 को महिलाओं ने भी लाल झंडी के साथ जुलूस निकाली। आज जिसके पश्चात 12 मार्च को, यानी 12 मार्च को क्या होता है विद्यार्थी कि 12 मार्च को 1917 यानी 12 मार्च 1917 को जार जो है गद्दी त्याग देते हैं, गद्दी अपना छोड़ देते हैं। आज जैसे ही गद्दी त्यागते हैं तो वहां की रोमनो वंश की जो शासन था वो पूरा पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि लोबान नाम का एक शासक आता है, लोबान नाम का एक व्यक्तित्व आता है अलग, और लोबान के नेतृत्व में 15 मार्च 1917 की बात है, यानी 3 दिन बाद। याद रखिए 7 को हुआ, 8 को महिला ने किया, 12 को ये गद्दी छोड़ा और 15 को ये लोबान जो है बना दिया शासन अपना। आइए बुर्जुआ वर्ग की सरकार बनाता है। ये कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग में जो एकदम कमजोर वर्ग है उनको जो है हम काफी बढ़ावा देंगे, प्रश्रय देंगे, इसकी बातें करते हैं। लेकिन आपको बता दे कि बड़ा इसमें दांव पेंच था, और देखा गया कि करेंस्की नाम का एक व्यक्ति फिर आता है, और उसके नेतृत्व में एक उदार समाजवादी यानी समाजवादियों की एक तरह से सरकार की स्थापना की जाती है। लेकिन ये कहता है कि हम समाज के हित में अच्छे रूपों से काम करेंगे, लेकिन ये लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। कारण यह है कि इसकी बातों से विश्वास नहीं था जितना कि अलग शासकों में विश्वास मानता था। और जो बोल्शेविक दल थे, बोल्शेविक स्वीकार नहीं किया। बोल्शेविक मतलब ये बहुमत वाले दल को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है बोल्शेविक। क्या कहते हैं? बोल्शेविक। तो यहां से हम लोग करेंस्की के बारे में देख लिए। अब यहां हम लोग जानेंगे बोल्शेविक क्रांति के बारे में, यानी बोल्शेविक क्रांति कैसे हुई और क्या उसकी परिणति थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहां हम लोग जानेंगे बोल्शेविक क्रांति के बारे में। बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इसी को रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अभी बताया आपको 3 क्रांतियां हुई थी, ये अंतिम क्रांति है, 7 नवंबर 1917 को हुआ था। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन 7 मार्च 1917 को जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अब आपको बता देते हैं कि जो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था उसे राजा के द्वारा अर्थात जार के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन जर्मनी के सहयोग से 7 मार्च 1917 को ये फिर रूस वापस लौटते हैं, और जैसे ही रूस वापस लौटते हैं उसके बाद भव्य इनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जर्मनी की जनता इनके प्रति काफी एक समर्पित थी। वो लोग जान चुकी थी कि इन्हीं के माध्यम से रूसी क्रांति हो सकता है और रूस में जो है साम्यवादी दल का गठन हो सकता है। तो चलिए क्या हुआ आगे जानते हैं। पहुंचते हैं तो लेनिन बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। स्पष्ट करते हैं कि अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, मतलब कि बोल्शेविक दल को कैसे एक तरह से गठित करना है ये कार्यक्रम तय करते हैं। और इसके बाद अप्रैल में कहते हैं कि हम लोग को क्रांति का एक प्रारंभिक दौर देना है या प्रारूप देना है, तो उसी का नाम अप्रैल थीसिस। तो कई बार प्रश्न है अप्रैल थीसिस का निर्माण किसने किया था, तो बोल्शेविक दल के नेता जो थे लेनिन थे। ये भी बता दें कि लेनिन का कई बार नाम पूरा पूछा है, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, आपको याद रखना है लेनिन का पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इन्होंने एक नारा दिया था भूमि, शांति और रोटी, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। और नारा आपको याद रखना है भूमि, शांति और रोटी के नाम से ये नारा जो है दिए थे, यानी भूमि पहले जरूरी है, फिर शांति जरूरी है और रोटी यानी भोजन के रूप में जरूरी है। देखिए करेंस्की की सरकार गिर गई और 7 नवंबर 1917 या पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को, जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं अभी,
के अनुसार बोल्शेविक क्रांति यानी कि बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और करेंस्की भाग गया, यानी कि करेंस्की वहां से भाग गए। यानी क्या हुआ कि अब इन लोगों का क्रांति का एक तरह से प्रारूप देखने को मिला। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो लेनिन था, लेनिन क्या करते हैं कि बोल्शेविकों के संग बनाकर एक पेट्रोग्राद अभी बताया कि लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो वहां रूस का जगह है, ध्यान रखिए। वहां रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, ग्राम कचहरी यानी जो कचहरी था, ग्राम कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और करेंस्की वहां से भाग गए, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग के हाथों में सरकार की स्थापना हुई। यहां तक आप देख सकते हैं। फिर आगे क्या होता है कि शासन का अध्यक्ष जो है, फिर शासन का अध्यक्ष बनाया जाता है लेनिन को, और विदेश मंत्री बनाया जाता है ट्रोट्स्की को। और ट्रोट्स्की भी देखिए लाल सेना का गठन करता है, जो कई बार यहां से भी प्रश्न आया कि ट्रोट्स्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। तो प्रश्न ऐसे देता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की, आपको याद रखना है। नोट में एक चीज याद रखिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि होती है। ये भी कई बार प्रश्न आया कि किस दो देशों के बीच हुआ था? तो जर्मनी और सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी कि रूस को बोला जाता था, ठीक ना। पहले सोवियत संघ के रूप में था, एक संघ के रूप में, यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था, तो ऐसे इसको बोला जाता था। सोवियत संघ एक चौथाई भाग इसमें खोना पड़ा, यानी सोवियत संघ का एक चौथाई भाग जो था यानी भूभाग, वो खोना पड़ा था। फिर क्या होता है कि 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने का अगर वाला देश बनता है तो यही रूस बनता है और नया संविधान भी बनाता है। फिर संविधान में 18 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार एवं काम का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो ये भी इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक मिलता है, पॉइंट मिलता है। फिर यहाँ आपको बता दें कि इसी बीच लेनिन बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या कर देते हैं? साम्यवादी दल कर देते हैं। जो बोल्शेविक दल पहले से था, जो बहुमत वाला पार्टी का था, उसका नाम क्या रख दिया जाता है? साम्यवादी दल। और लाल सेना यानी कि यहां दिया जाता है कि और लाल रंग के झंडे के स्थान पर, जो लाल रंग का झंडा था, उसके स्थान पर हंसुए एवं हथौड़े का जो है सुशोभित कर दिया जाता है। और बाद में साम्यवाद का एक तरह से जो है ये प्रतीक बन जाता है। तो ये एक पॉइंट हम लोग देखे यहां से। अब जानेंगे आगे कि भूमि के पुनर्वितरण, यानी फिर से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े भूपति थे उन लोगों का भूमि जो है टुकड़े टुकड़ों में बांटकर गरीबों को बांटने के लिए एक सलाह थी। लेकिन ये सलाह जो है काफी बेहतर नहीं साबित हुआ। कई स्थितियां सामने उपस्थित हुई और कई तरह की विचारधाराओं के कारण ये भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यहाँ देखा गया कि लेनिन ने एक नीति का एक तरह से शुरुआत किया था। उस नीति का नाम था नई आर्थिक नीति। तो अब हम लोग यहां से जानेंगे एनईपी के बारे में। एनईपी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इसी को नेप या एनईपी के नाम से जानते हैं। देख लीजिए यहाँ एनईपी यानी नेप। एन से क्या होगा? न्यू, ई से इकोनॉमिक और पी से पॉलिसी, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति। ये लेनिन के द्वारा प्रारंभ किया गया था क्योंकि भूखमरी और काफी गरीबी की स्थिति देखने को मिला था। कहां पर? तो रूस में। अब उसी को सुधार के लिए नीति अपनाई गई थी और ये 1921 की बात है। 1921 में इसे लागू किया गया था। अब इसके अंतर्गत कुछ अवधारणाओं को या एक तरह से रूल दिए गए थे, रूल को फॉलो करना था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला कहा गया था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाएगा। ये काम पहला किया गया। निश्चित कर का मतलब टैक्स के अनुसार वो निर्धारित कर दिया गया। दूसरा कहा गया कि जमीन राज्य की है और फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई, यानी कि जमीन राज्य की है लेकिन फिर भी वो किसानों को दे दिया गया। तीसरा है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार भी दे दिया गया, यानी कि 20 से कम कर्मचारियों वाले को जो है व्यक्तिगत रूप से चलाने का भी अधिकार दे दिया गया। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। कोई भी अगर कंपनी है या जो छोटा मोटा अपना चला रहा है उसमें 20 कर्मचारी अनिवार्य है। चौथा है कि उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, उद्योग को फैलाया गया, मतलब एक जगह केंद्रितकरण न करके उसको अलग अलग क्षेत्रों में जो है फैलाने का जो है काम किया गया। चलिए आगे बढ़िए। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी को कम लाया गया, देश को ही बढ़ावा दिया, यानी देशी पूंजी को ही बढ़ावा देने में काम साबित किया गया। 6 नंबर दिया रहा है यहाँ पर कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था।
यानी जीवन बीमा को और व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा देने में काफी योगदान दिया गया था। ये किसके अंतर्गत? एनईपी के अंतर्गत। इसके बाद अगला है 7वां नंबर, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, यानी अलग अलग जो किसान है, श्रमिक है, वो अपना बैंक खाता में अपना पैसा रख सकते हैं, इसके लिए खोले गए थे। और 8वां नंबर है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई, यानी जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसकी अनिवार्य जो सदस्यता था उसको समाप्त कर दिया गया। और आपको बता दें कि इन सभी कार्यों के बाद लगभग 3 वर्ष बाद 1921 में तो ये एनईपी की स्थापना किए थे। 3 वर्ष बाद लेनिन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद फिर उत्तराधिकारी को लेकर काफी दिनों तक एक झड़प चलती है कि कौन बनेगा शासक, कौन राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। तो फिर क्या होता है कि स्टालिन को बनाया जाता है। स्टालिन भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे अलग अलग कार्यों को क्रियान्वित करता है। और स्टालिन के बारे में बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी का ये एक तरह से महासचिव था। ये भी कार्य अधिक बेहतर किया अपने रूस में, यानी सोवियत संघ में, यूएसएसआर के अंतर्गत। अब हुआ क्या यहाँ विद्यार्थी कि 1953 में इसकी भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से जो है लगभग रूसीकरण की जो एक व्यवस्था थी उसको काफी आगे तक बढ़ाया दिया गया, यानी बढ़ावा दिया। अब यहां से हम लोग जानेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव। अब देखिए रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि रूसी क्रांति जब हुई तो उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट है आपका कि श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई और अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया, एक तरह से प्रोत्साहन दिया गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आपको बता दें कि श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत जो भी लोग शामिल थे उनको तो पहले छूट या एक तरह से बोल सकते हैं कि सत्ता को प्राप्ति के लिए जो है एक स्वीकारा गया। इसके बाद अनेक आंदोलन जो हो रहे थे उसमें भी काफी बढ़ावा दिया गया। दूसरा है कि क्रांति के बाद विश्व 2 विचारधाराओं में बंट गया था, यानी क्रांति जब हो गया तो उसके बाद विश्व 2 विचारधाराओं में बंटा गया था। एक साम्यवादी विश्व जिसे सोवियत संघ, देखिए सोवियत संघ को यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बता दें कि यह सोवियत संघ बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद इसका नाम रूस पड़ गया। रूस यानी बाद में पड़ा, जब इसको प्रांतीय क्षेत्रों को हटा दिया गया उसके बाद। पूंजीवादी, दूसरा जो था पूंजीवादी विश्व, यानी इसमें अमेरिका शामिल था। यही 2 विश्व जो है एक वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आए थे। तीसरे नंबर पर आप जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवादी एवं पूंजीवादी गुटों के बीच शीत युद्ध चल गया, यानी शीत युद्ध का एक तरह से प्रारंभ हुआ। बताइए शीत युद्ध क्या है? तो कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो वैचारिक युद्ध के रूप में माना जाता है। शीत युद्ध को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि तनाव शिथिल का युद्ध माना जाता है, यानी हथियार के साथ युद्ध न करके बल्कि एक वैचारिक युद्ध होता है। ठीक है, तो ये 2 देशों बीच, एक तो साम्यवादी जैसे अभी बताया सोवियत संघ रूस और पूंजीवादी अमेरिका के बीच होना प्रारंभ हो गया था। चौथा है कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल भी अपनाया गया था, यानी उसको अपनाया गया था और पूंजीवादी गुट भी इस मॉडल को अपनाया था। काफी बेहतर फायदा भी हुआ था। अलग अलग देश, यहाँ तक कि भारत वो उसको भी अपनाने में अपना सहायता जो है निभाया था। तो यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि यह मॉडल काफी एक लाभदायक था और हर देश जो है इसे अपनाने का काफी प्रयास भी किया था। फिर क्या हुआ कि देखिए सोवियत संघ का अंतिम रूप से 25 दिसंबर 1991 को, कब? 1991 को 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी सोवियत संघ में जो अलग अलग जो क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर जो गणराज्य स्थापित थे उसको हटा दिया गया और सिर्फ एक रूस की स्थापना कर दी जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि इसका विघटन होता है। ऐसे प्रश्न आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आपको यहां से आपको जवाब देना है। यहाँ देखिए 1885 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ पर कब? 1885 ईस्वी में। ये चीजें याद रखिए। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका, यानी पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्गठन, फिर से गठन करना, कोई भी सामाजिक व्यवस्थाओं से फिर से गठन करने की बात इन्होंने कहे थे। यानी पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है रूस में? पुनर्गठन। और ग्लासनोस्त यानी खुलापन की व्यवस्था, यानी खुलापन की भी स्थिति मिलनी चाहिए ताकि वो सामाजिक दौर के अंतर्गत जो है अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सके। ये भी स्पष्टीकरण जो है किया गया था। तो यहां से हम लोग सेकेंड लेसन के अंतर्गत जो भी टॉपिक थे हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इस पार्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिए और उसके बाद हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल स्टडी विद अनिल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो उस समय आप पर सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।